आइए आज हम बात करते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 की। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं और बहुत ही कॉमन टॉपिक जो अभी रिसेंटली सबको परेशान करके रखा था। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इसको देखिए हम सार्स कोविड 2 बोलते हैं। ठीक है, तो सार्स कोविड 2 ऐसे देखिए हो गया हमारा सीवियर, ए से हो गया एक्यूट और आर से हो गया रेस्पिरेटरी और एस से हो गया सिंड्रोम। तो सार्स इससे हो गया और CO से हो गया हमारा देखिए कोरोना वायरस और 2 से देखिए ये हो गया हमारा कि इसका 2 वर्जन है, यानी पता चला कि ये पहले भी आ चुका था। ठीक है, तो पहले भी आ चुका था एक बार। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया कि 2002-3 में एक बार हमारा आ चुका, उसको हम बोले थे सार्स कोविड 1। ठीक है, तो सार्स कोविड 1 था और ये हमारा सार्स कोविड 2 होगा। ठीक है, तो देखिए हमें इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया और यहाँ पे भी यही लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये देखिए ये क्या होता है, नॉवेल पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA कोरोना वायरस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है और ये कॉज क्या करता है, कोविड-19 कॉज करता है। ठीक है, तो कोविड-19 2019 में जो पेंडेमिक आई थी, तो वो पेंडेमिक ये हमारा इसी सार्स कोविड 2 की वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये कोविड-19 ये कॉज करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। बस यहाँ पे आपको याद रखना कि यहाँ पे आपको सिंगल स्टैंडर्ड RNA देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात किए कि यहाँ पे देखिए हम क्लिनिकल कोर्स, अच्छा ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA ये भी इतना याद रखना थोड़ी ज़रूरी है। देखिए हम पीछे भी बता के आए ना कि कहाँ गया, यहाँ पे, अच्छा यहीं पे दिखा दिए। ये देखिए जितने भी वायरस होते हैं, ये देखिए DNA वायरस है, ये 6 जो होते हैं फैमिली DNA वायरस की होती है। और RNA वायरस में ये देखिए जो होती है ये नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं PCR, और बाकी सारे जो होते हैं ये इन्वेलप RNA वायरस होते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्वेलप RNA वायरस, इसी में हमारा कोरोना वायरस भी लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया RNA वायरस, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस ये होता है। और ये देखिए क्या करता है कि कोविड-19 कॉज करता है। और यहाँ पे इसके सिम्टम की हम बात करें तो देखिए सिम्टम, अच्छा यहाँ पे देखिए पेंडेमिक कौन कौन सी डिजीज कॉज करती है, एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करा दें। तो देखिए पेंडेमिक हमको पिप्सी से देखने को मिलता है। तो पिप्सी डिजीज होती है, पेंडेमिक डिजीज होती है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आता है कि कौन सी पेंडेमिक है, कौन सी एपिडेमिक है। ठीक है, तो देखिए हमारी 5 डिजीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये पेंडेमिक है। तो देखिए पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, प्लेग है, और यहाँ पे देखिए कोविड बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है, और वाई से येलो फीवर। ठीक है, तो ये पेंडेमिक डिजीज इस टाइम की है। ठीक है, तो पिप्सी ये इस टाइम की पेंडेमिक डिजीज़ है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमको सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलता है जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो देखिए जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे हमको कॉमन सिम्टम में फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, ये सब देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा अभी हम आपको थोड़ा मैकेनिज्म बताते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉमन फीवर में हमारा फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और फटीग ये सब देखने को मिलेगा। जबकि हम मोर स्पेसिफिक सिम्टम में बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको एंसोमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंसोमिया यानी लॉस ऑफ स्मेल देखने को मिलेगा। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन आप लोग इसी से पकड़ते थे। तो देखिए एंसोमिया देखने को मिलेगा, ये हमको डिस्गोसिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए डिस्गोसिया जिसको हम अल्टर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्ट भी अल्टर हो जाएगा। तो ये क्लिनिकल सिम्टम या मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम था ना कोरोना के टाइम पे, आप अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, मेरा टेस्ट चला गया और मुझे कुछ सूंघने में नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये मोर स्पेसिफिक होता है कोविड-19 का सिम्टम। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हमको क्या देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से तो इसका नाम पड़ा कि यहाँ पे सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो वही है कि सार्स ये जो है ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कॉज करता है। यानी पता क्या चला कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, क्योंकि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। और हम बता के आ चुके हैं कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो होती है यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है ये HRCT होती है। ठीक है, और HRCT पे हमको क्या देखने को मिलता है, तो ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद हमको कंसोलिडेशन वगैरह भी देखने को मिलता है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा दें कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कंसोलिडेशन क्या होता है, हम इसको माइकोप्लाज्मा वाले में भी बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से बताते रहें। तो देखिए ये आपका देखिए ये नॉर्मल जो है ये आपकी CT फाइंडिंग है। ठीक है, नॉर्मल CT फाइंडिंग आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए डीप ग्रे, ये देखिए डीप ग्रे ये इसका पेरेन्काइमा है। और यहाँ पे देखिए वाइट कलर की आपको यहाँ पे वेसल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिख दिए कि डीप ग्रे विद वाइट लाइंस एंड डॉट्स ड्यू टू ब्लड वेसल। ठीक है, वाइट लाइंस और डॉट जो देख रहे हैं, और यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड है डीप ग्रे है, ये हमको नॉर्मल देखने को मिलता है। जबकि जब इसमें इन्फेक्शन बढ़ता है ना तो यहाँ पे हमको देखिए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्या होता है कि जो नॉर्मल टिश्यू है ना इसी में और ज़्यादा ओपेसिटी आ जाती है। ठीक है, और ज़्यादा ओपेसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए जो डार्क था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डार्क था, देखिए यहाँ पे देखिए हेजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हेजी हो जाता है यानी हेजीनेस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको देखिए वाइट पता चलती हैं। हेजीनेस इंक्रीज होती है लेकिन ब्लड वेसल्स पता चलती हैं, इसी को हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमारा ये हो गया। ठीक, तो ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी हमको देखने को मिलता है कोविड-19 में, यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में। और उसके बाद फिर देखिए जब और ज़्यादा कंडीशन वर्स होती है ना, तो देखिए अभी वाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, मार्कली इंक्रीज इन डेंसिटी एंड ऑब्सक्योर्ड ब्लड वेसल। तो देखिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड वेसल यहाँ पे भी नहीं दिखेगी। देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल दिख रही थी, यहाँ पे एकदम ब्लड वेसल भी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ब्लड वेसल भी यहाँ पे नहीं दिखेगी, जबकि यहाँ पे जो है ब्लड वेसल दिख रही थी। तो ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे विजिबल ब्लड वेसल्स थे, सिर्फ हेजीनेस इंक्रीज हुआ था। और यहाँ पे पूरा देखिए कंसोलिडेशन हो गया, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी नहीं देखने को मिलती है। तो ये होता है हमारा कंसोलिडेशन। आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना, जैसे हम टिपिकल में भी बता गए थे कि हमको
टिपिकल निमोनिया में हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, ठीक है, और एटिपिकल में कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिलता है। तो अगर से देखिए हम बता के ना कि कोविड जो होता है, पहले हम बता चुके हैं आपको कि कोविड जो होता है ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है, और एटिपिकल निमोनिया में हमको कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कोविड में हमको कंसोलिडेशन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि टिपिकल में हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और एटिपिकल में हमको कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कोविड में देखिए हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो सीवियर कंडीशन में हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, वरना देखिए हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, और नॉर्मल भी हम आपको दिखा दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम पता है कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है। देखिए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाएगा या इस तरह से। तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखिए हमको इन सारी कंडीशन में देखने को मिलता है, इसको भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको फाइब्रस डिस्प्लेजिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू जो होते हैं ये फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया में हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। स्कर्वी में देखिए हमको डायफिसिस जो है बोन की ना, यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। और ऑस्टियोमा में, ठीक है, ऑस्टियोमा का जब हम एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं तो यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए लंग्स के बाहर की सारी बातें हो गई। अब देखिए हमको लंग्स में बताते हैं, हम लंग्स में देखिए हमको एस्बेस्टोसिस में हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो लंग्स में एस्बेस्टोसिस में देखने को मिलता है, और स्क्लेरोडर्मा में भी हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्क्लेरोडर्मा में भी हमको इस तरह ग्राउंड ग्लास यानी हैजी अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और ये स्क्लेरोडर्मा देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, और ये नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया कॉज करती है। और देखिए जितनी भी कंडीशन है ना नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया की, सब में हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे नाम खाली बता दें कि जॉगरन सिंड्रोम है, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, पॉलीमायोसाइटिस है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, और IgG4 रिलेटेड डिजीज है। इन सारी कंडीशन में हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है, इसमें भी हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। बस फर्क क्या है कि इन सारी कंडीशन में हमको लोअर लोब में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोअर लोब की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, जबकि ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस जो है ये अपर लोब की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। इस वजह से यहाँ पे हमको अपर लोब में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए कि हमको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में भी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है लंग्स में, और ये सारी कंडीशन कनेक्टिव डिजीज में हम बता दिए। और उसके बाद देखिए हमको नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि भाई सर्फेक्टेंट कम हो जाता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एल्वुलर कोलैप्स हो जाता है। तो इस वजह से भी हमको यहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस चेस्ट एक्सरे पे देखने को मिलता है। और इन्वेसिव एस्परजिलोमा देखिए ये क्या करता है, एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है, और एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है, तो इस वजह से हमको यहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और न्यूमोसिस्टिस जुरुवेसी, ये देखिए न्यूमोसिस्टिस जुरुवेसी भी एटिपिकल निमोनिया कॉज करती है, इस वजह से यहाँ पे भी हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको एटिपिकल निमोनिया में देखने को मिलता है, जबकि टिपिकल निमोनिया जो होता है यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। देखिए कंसोलिडेशन हम आपको यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन ऐसा होता है, लेकिन कोविड में होता है कि कोविड बहुत सीवियर होता है, इस वजह से कोविड में भी हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, वरना और सारी जो डिजीज है यहाँ पे देखिए हम सारा बता दिए। यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, ये पूरा फ्लैश कार्ड हमको बता दिए, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा अब टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पता है कि कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा, यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलेगी। इसी वजह से हमारी जो HRCT होती है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है यही, और यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये सब भी हम यहाँ पे आपको बता दिए, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर देखिए हमको और क्या देखने को मिलता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हाइपर कोगुलेबिलिटी क्यों देखने को मिलती है ना, तो देखिए यहाँ पे भी हम एक मैकेनिज्म आपको बता दें कि ये जो होता है कोविड, ठीक है, यानी कोविड वायरस जो होता है, ये वायरस क्या करता है जब हमारी बॉडी में आता है ना, तो हमारी बॉडी में देखिए जो हम रास पे चलते हैं, तो देखिए रास जब हम बात किए थे कि रास में क्या होता है कि जब रेनिन सिक्रेट होता है तो ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और 1 जो होता है यहाँ पे ACE इंजाइम होता है, ठीक है। देखिए ये लंग्स और किडनी में ACE इंजाइम होता है, और ये ACE इंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है 2 में, ठीक है। तो जब एंजियोटेंसिन 2 बन जाती है तो एंजियोटेंसिन 2 देखिए बहुत सारा काम करती है, ठीक है। वैसो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, पोटेंट वैसो कंस्ट्रक्शन है तो वैसो कंस्ट्रक्शन का काम कराती है, बहुत सारा काम करती है। हम रास में बात की ये सारा काम करती है, लेकिन ये जब एक मॉलिक्यूल एक बार बन जाता है ना तो हमेशा रहता नहीं है, उसको डिग्रेड करने वाला भी कोई चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी में एक इंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ACE2, ठीक है। तो ACE2 इंजाइम प्रेजेंट होता है जो इस एंजियोटेंसिन 2 को दोबारा 1 में कन्वर्ट कर देता है, यानी इसका ब्रेकडाउन करने के लिए हमारी बॉडी में ACE2 प्रेजेंट होता है। अब ये ACE2 इसको कम कर देता है, लेकिन कोविड वायरस जो होता है ना, कोविड वायरस इस ACE2 के जो रिसेप्टर होते हैं ना, इस ACE2 के रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है, ठीक है, इससे कम्पीट करता है। इस वजह से कोविड वायरस के केस में क्या होता है कि ये ACE2 जो होता है ये एंजियोटेंसिन 2 को 1 में नहीं कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपिटिटिव इनहिबिटर आ गया कोविड वायरस। और जब ये इसको इसमें नहीं कन्वर्ट कर पाएगा तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो इस वजह से देखिए हमको बहुत ज़्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह देखने को मिलेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, एंडोथेलियल इंजरी वगैरह देखने को मिलेगी। इस वजह से
इंटरल्यूकिन सीक्रेट होंगे, खासतौर से 1 और 6 सीक्रेट होंगे। इस वजह से हमको फीवर और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन सब देखने को मिलेगी। तो यही पूरी पैथोफिजियो है कोविड वायरस की, ठीक है। तो कोविड कैसे डिजीज का करता है हम आपको पैथो भी बता दिए कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर होते हैं उसको बाइंड कर लेता है, यानी इससे कंपेटिटिव इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से एंजियोटेंसिन 2 बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और ये जो होता है ये एंडोथेलियल इंजरी वगैरह कॉज करके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इस वजह से हमको निमोनिया और सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम बता रहे थे हाइपर कोगुलेबिलिटी। तो हाइपर कोगुलेबिलिटी क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जब एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगा इस वजह से जो एंडोथेलियम है ना, एंडोथेलियम डैमेज होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा वैसे कॉन्स्ट्रक्शन होगा और जब एंडोथेलियम डैमेज होंगे इस वजह से हमको यहाँ पे कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होता दिखाई देगा। जब कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा इस वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिलेगी और हाइपर कोगुलेबिलिटी में देखिए हमको थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे क्रिप्टोजेनिक एंड इस्चेमिक स्ट्रोक वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारा आफ्टर लोड वगैरह इंक्रीज हो जाता है, तो इस सारी कंडीशन की वजह से हमको देखने को मिलेगा। और इसी वजह से देखिए हमको शॉक देखने को मिलेगा और ऑर्गन फेलियर और डेथ वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑर्गन फेलियर भी होगा, डेथ देखने को मिलेगी। ये सारा मैकेनिज्म बस वही जो हम बताया कि ACE इनहिबिटर जो है या ACE2 का जो रिसेप्टर इसी को कंपेटिटिव ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इस वजह से एंजियोटेंसिन ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हमको ये सारे देखने को मिलते हैं हाइपर कोगुलेबिलिटी। और हाइपर कोगुलेबिलिटी हम बताएं कि यहाँ पे हमको थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन जैसे क्रिप्टोजेनिक या इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमको देखिए वो शॉक देखने को मिलेगा, ऑर्गन फेलियर और डेथ, ये सारे देखने को मिलेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन हम बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है कि ये किस कंडीशन में सीवियर इलनेस कॉज कर सकता है या डेथ कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग एज, ठीक है। तो जो एज ज़्यादा इंक्रीज होगी तो हमारी बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज्म उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इंक्रीजिंग एज जो है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है सीवियर इलनेस का या डेथ वगैरह का, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ओबेसिटी भी इसका रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़, इम्यूनो कंडीशन है। इसी तरीके से देखिए हाइपर टेंशन और क्रोनिक किडनी डिजीज या सीवियर कार्डियोपल्मोनरी इलनेस, ठीक है। देखिए ये सारी जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन वगैरह है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमको जो है सीवियर इलनेस या डेथ वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसको फिर देखिए हम यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस देखिए हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट इसी को हम सबसे ज़्यादा करते हैं और यही जो होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में हम RT-PCR करते हैं, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली RT-PCR करते हैं। RT-PCR ही हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है कोविड वायरस की, ठीक है। अगर देखिए इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है ना, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी जो होती है ये CT होती है, लेकिन ये कोविड की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ये हमारी RT-PCR है, ठीक है। तो RT-PCR इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और इमेजिंग भी यहाँ पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे लंग्स अफेक्ट होता है, इस वजह से इमेजिंग करते हैं। और फर्स्ट इमेजिंग जो होती है हमारी ये चेस्ट एक्सरे होती है, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे होती है हमारी फर्स्ट इमेजिंग, लेकिन इसमें हमको उतना ज़्यादा नहीं पता चलता है। इस वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है ये HRCT होती है। देखिए अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम ओवरऑल बता के कि RT-PCR होती है, लेकिन अगर इमेजिंग में पूछा जाए ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है तब यहाँ पे हम HRCT बताएंगे। ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए तो हमारा जो होगा ये RT-PCR ही होगा, ठीक है। तो अगर हमारा पूछा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कोविड तो हम RT-PCR टिक करेंगे, लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कोविड तो यहाँ पे हमारा जो होगा ये HRCT होगा, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे और ओवरऑल पूछ लिया जाए तो हम RT-PCR को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिए। और यहाँ पे देखिए हम एक कोराड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोराड भी आ सकता है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोविड-19 रेस्पिरेटरी एंड डाटा सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारा बायराइड्स होता है ब्रेस्ट के केस में, इसी तरीके से लाइराइड्स होता है लीवर के केस में, इसी तरीके से यहाँ पे हम जब सीवियरिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे हम कोराड्स चेक करते हैं, ठीक है। तो कोराड्स क्या है, कोविड-19 रिपोर्ट एंड डाटा सिस्टम। और ये देखिए 1 से 6 तक होता है, ठीक है। तो 1 यानी है तो यानी बहुत अच्छी कंडीशन है, 6 जो है ये सबसे खराब कंडीशन है, ठीक है। RT-PCR आता है तो हम 6 देते हैं और बाकी चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग की वजह पे हम 2 से लेकर 5 तक देते हैं। तो वो सारी चीज़ें बाहर की है, बस आपको याद रखना कोराड्स जो होते हैं ये हम चेक करते हैं इस कोविड वायरस के लिए, ठीक है। तो कोराड्स हमारा स्कोर होता है कोविड वायरस के लिए, ये चीज़ हो गई। और उसका फिर देखिए क्या है कि और बताया गया कि टेस्ट डिटेक्टिंग वायरल एंटीजन आर टिपिकली लेस सेंसिटिव देन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एंटीजन चेक करते हैं ना, UPT करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसमें क्या करते हैं हम किट लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो होती है लाइन रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम यूरिन को करते हैं तो अगर एंटीजन प्रेजेंट होता है तो ये लाइन जो होती है रिएक्ट कर जाती है और हमको यहाँ पे लाइन देखने को मिलती है, मतलब विजिबल लाइन देखने को मिल जाती है। तो ये क्या होता है, ये एंटीजन टेस्ट होता है। इसी तरीके से हम कोविड में भी एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं लेकिन ये लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है। जबकि RT-PCR जो होता है ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसी वजह से RT-PCR जो होती है ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो यही बताया गया कि टेस्ट डिटेक्टिंग वायरल एंटीजन आर टिपिकली लेस सेंसिटिव, तो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं तो लेस सेंसिटिव होता है नाट के मुकाबले, लेकिन ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। वही बट कैन बी परफॉर्म रैपिडली एंड मे बी मोर एसेसिबल, क्योंकि आप किट किसी को भी दे दोगे वो जाके अपने घर पे अपना यहाँ पे सैंपल रखेगा और यहाँ पे उसको लाइनिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है, लेस सेंसिटिव होता है। ज़्यादा सेंसिटिव हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी जो होती है ये RT-PCR होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आसान हमारा ये होता है क्योंकि इसको कोई भी कर सकता है।
ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई थी, ये बता दी, लेकिन हमको मेन चीज़ याद रखना कि आरटीपीसीआर इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आइए हम यहाँ पे अब दिखाएं क्या है कि ये सेपरेट कैसे होता है। देखिए, सेपरेट थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एंड एरोसॉल। तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और एरोसॉल से सेपरेट होता है। यहाँ पे भी देखिए हम बताएं कि जैसे आपको स्नीजिंग हुई ना, आप छींके, तो छींकने के बाद आपके जो यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं एयर ड्रॉपलेट में ये होते हैं, और ये जो पार्टिकल होते हैं, और इसके बाद इसमें बहुत बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं, बहुत बारीक, वो जो होते हैं हवा में मिल जाते हैं। ठीक है, हवा में हमको मालूम पार्टिकल वगैरह होते हैं तो हवा में चले जाते हैं। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो मतलब पानी की बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट होती हैं, और जो दूर चले जाते हैं, मतलब हवा में जो तैरते रहते हैं, क्योंकि हवा की डेंसिटी से वो मैच कर जाते हैं और हवा में तैरते रहते हैं, उसको हम एरोसोल बोलते हैं। तो इसका सेपरेट जो होता है ये ड्रॉपलेट से भी होता है और एरोसोल से भी होता है। यानी आप ड्रॉपलेट का सेपरेशन देखेंगे तो ये 30 से 60 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1 मीटर के फासले पे कहिए तो ड्रॉपलेट से भी ये सीक्रेट हो सकता है, और हो सकता है कि इसके जो एरोसॉल्स हैं वो हवा में तैरते रहें और उससे भी हो जाए। ठीक है, तो पता चला कि ये एयर बॉर्न भी है। जो ड्रॉपलेट वाली कंडीशन होती है ना, इसको हम डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं, क्योंकि ये आप यहाँ पे छीके, यहाँ पे सामने पेशेंट था 1 मीटर के रेंज में, तो ये चला गया है, तो इसको हम डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। और एरोसॉल जो बोलते हैं ना, कि जो हवा में तैरते रहे और बाद में इन्हेलेशन की वजह से इफेक्ट किए, इसको हम जो होता है एरोसॉल बोलते हैं, और इसी को जो है हम एयरबॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट होता है ड्रॉपलेट, और एरोसॉल जो होता है हमारा इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ, ये 30 से 60 सेंटीमीटर में खाली देखने को मिलता है, क्योंकि इससे दूर तो ड्रॉपलेट जाएगा नहीं, क्योंकि उसका जो होता है वेट ज़्यादा होता है, वो सेडिमेंट कर जाएगा, नहीं ज़मीन पर गिर जाएगा। लेकिन एरोसोल, इसके जो पार्टिकल रहते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ये हवा में तैरते रहेंगे और ये इन्हेलेशन के जरिए इन्फेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिए कि ये डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट, और ये 30 से 60 सेंटीमीटर की रेंज में खाली देखने को मिलता है। और ये देखिए 2 बार लिख दी ना, कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही हो गया। जबकि हमारा ये देखिए, ये जो होता है एरोसॉल, ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, और ड्राइड रेसिड्यू ऑफ फाइन ड्रॉपलेट, जो फाइन ड्रॉपलेट की ड्राई रेसिड्यू होते हैं, यही हवा में तैरती रहती हैं, और ये एयरबॉर्न डिजीज है। ठीक है, तो एयरबॉर्न कंडीशन ये होती है, जबकि ये डायरेक्ट कंडीशन होती है, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। और एयरबॉर्न और कौन कौन सी कंडीशन, देखिए ये सारी जो होती है एयरबॉर्न कंडीशन होती है, इन सब में हमको मास्क वगैरह की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा टीबी है, मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोविड है, चिकन पॉक्स है, तो ये सारी जो होती है ये एयरबॉर्न डिजीज होती है। तो ये 5 डिजीज हम आपको बता दिए कि ये एयरबॉर्न इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। और उसका फिर देखिए, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये हॉस्ट के सेल में एंटर कैसे करता है। तो देखिए, हॉस्ट सेल एंट्री अकर्स बाय अटैचमेंट ऑफ वायरल स्पाइक प्रोटीन टू ACE2 रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे देखिए वायरस का स्ट्रक्चर पहले आप देखिए वायरल का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे देखिए हेलिकल जो है कैस्पिड विद आरएनए वायरल देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये है। ठीक है, तो आरएनए वायरस यहाँ पे आपको देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हेलिकल कैस्पिड देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिली, ये चीज़ हो गई। और ये देखिए ये इनवलप प्रोटीन, ये वाली इनवलप प्रोटीन है, और ये देखिए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये देखिए लिपिड बाइलेयर, देखिए एक लेयर इधर एक लेयर इधर, ये लिपिड बाइलेयर हो गई। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइक प्रोटीन, ये देखिए स्पाइक प्रोटीन है और इसी के जरिए चिपकता है। ठीक है, तो ये स्पाइक प्रोटीन है, ये ऐसे एडहेरेंस का काम करती है कि इसी के जरिए यहाँ पे चिपकता है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि हॉस्ट सेल एंट्री अकर्स बाय अटैचमेंट ऑफ वायरल स्पाइक प्रोटीन। तो वायरल की जो स्पाइक प्रोटीन है, ये वाली जो प्रोटीन है ना, इसको जाके ये हॉस्ट के सेल पे और कहाँ पे ACE2 रिसेप्टर्स पे लेके चिपकाता है। ठीक है, तो ACE2 रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन पे जो ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे जाके चिपक जाता है, उसके जरिए ये अंदर चला जाता है। और ये ACE2 रिसेप्टर्स तो क्या होते हैं, हम आपको बता के आ चुके हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, यहाँ पे जब 2 को जो 1 में कन्वर्ट होने वाला है, इसी को बोलते हैं ACE2 एंजाइम, और जो इसका रिसेप्टर होता है इसको बोलेंगे ACE2 रिसेप्टर। ठीक है, तो इसी से ये हमारा कोविड-19 वायरस जो होता है ये बाइंड करता है स्पाइक प्रोटीन के जरिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई, और सारे कॉम्प्लिकेशन इसी की वजह से आते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज कन्फर्म इम्यूनिटी। तो अगर एंटी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी हमको देखने को मिल रहा है, इस स्पाइक के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखने को मिल रहा है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। ठीक है, तो इम्यूनिटी कैसे डेवलप हुई है इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि यहाँ पे हम वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन सबको मालूम है कि यहाँ पे हम वैक्सीनेशन करते हैं, और वैक्सीनेशन में देखिए हमको ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों देखने को मिलती है। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है हमारी ये B सेल से होती है, और सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है हमारी ये T सेल से होती है। तो कोई नई बात है नहीं, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 टाइप की वैक्सीन होती है। ठीक है, तो देखिए 2 टाइप की वैक्सीन, एक हमारी जो सबसे फेमस कोविशील्ड वर्ल्ड वाइड, तो देखिए लाइव वैक्सीन ये होती है कोविशील्ड, और इसमें जो स्ट्रेन होता है ये चैड ऑक्सी स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो चैड ऑक्सी स्ट्रेन होता है, ये लाइव वैक्सीन होती है कोविशील्ड। ठीक है, और किल वैक्सीन की हम बात करें, देखिए कोवैक्सीन है, और ये देखिए कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक की होती है, और यहाँ पर जो स्ट्रेन होता है BBV122 स्ट्रेन। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेन होता है, और ये किल वैक्सीन होती है। और लाइव वैक्सीन जो होती है कोविशील्ड होती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये। ठीक है, तो कोविड वैक्सीन। और यहाँ पे देखिए एक और हमने निमोनिक पुट कर दिए कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो लाइव वैक्सीन होती है। देखिए कूल बॉय लव्स क्राइम, तो ये देखिए इस तरीके से हम याद रखेंगे, कोविड-19 BCG, और ये लाइव होती है। इसमें देखिए चिकन पॉक्स या वरिसिला जूस्टर वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ देखिए R से जो हो गया
ये रूबेला हो गया, आई से इन्फ्लुएंजा, एम से मीजल्स और ई से जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये सारी जो होती है ये लाइव वैक्सीन होती हैं। तो लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है हम यहाँ पे ये भी आपको बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या है कि वैक्सीनेशन हमको देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों डेवलप होती है, जिस वजह से क्या होता है विच डिक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ट्रांसमिटिंग द वायरस एंड प्रिवेंट मोर सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। जो वैक्सीनेशन करेंगे तो हमको ये सब चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पे ट्रांसमिशन भी कम देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको यहाँ पे सीरियस डिजीज भी कम देखने को मिलेंगी, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम देखने को मिलेगा, डेथ भी कम देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ना कोविड-19 के बाद एक मुहिम चली और पूरा वैक्सीनेशन सबको दिया गया, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया गया कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड सपोर्टिव केयर रिमेन्स द मेन स्टे ऑफ थेरेपी फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। देखिए यहाँ बताया गया कि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के लिए जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है ये सपोर्टिव केयर और सप्लीमेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन हम देते हैं क्योंकि यहाँ पे SpO2 कम हो जाता है और सपोर्टिव केयर वगैरह देते हैं। सपोर्टिव केयर में देखिए हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है और ख़ास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा हम डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेक्सामेथासोन यही एक ड्रग है जो मोर्टेलिटी को डिक्रीज करती है कोविड-19 में। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं, रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल करते हैं और इंटरल्यूकिन 6 पाथवे इनहिबिटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। तो देखिए डेक्सामेथासोन ये एंटी इन्फ्लामेटरी है और ओवरऑल यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह ही देखने को मिलती है। कहाँ यहाँ से देखिए इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। इस वजह से हमारी जो डेक्सामेथासोन है ना, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा कम अगर किसी देखने को मिलती है ना, सिर्फ यही ड्रग है जो मोर्टेलिटी को कम करती है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इसी भी मिलेगा। ठीक है, तो मोर्टेलिटी कम करने वाली ड्रग ये हमारे डेक्सामेथासोन है कोविड-19 में। तो डेक्सामेथासोन हम इस्तेमाल करते हैं, रेमडेसिविर, इंटरल्यूकिन 6 पाथवे इनहिबिटर वगैरह का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया कि डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर और इंटरल्यूकिन 6 पाथवे इनहिबिटर्स में बेनिफिट सम सीवियरली इल पेशेंट। ठीक है, सम सीवियरली इल पेशेंट में हमको बेनिफिट देखने को मिलता है। और अच्छा यहाँ पे देखिए हम हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें तो देखिए हिस्टोलॉजी में आपको देखिए यहाँ पे देखिए डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एल्वुलाई डैमेज हो जाती है तो डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी और मोनोन्यूक्लियर सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व होता है, फिर यहाँ पे एल्वुलाई भी इन्वॉल्व होने लगती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये कोविड-19 का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोविड-19 में देखिए सबसे पहले हम बताएं कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ACE2 रिसेप्टर्स पे आके ये स्पाइक प्रोटीन बाइंड करती हैं और होस्ट के सेल में इस तरह से इसकी एंट्री होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है RT-PCR होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और यहाँ पे डेक्सामेथासोन जो होती है ये मोर्टेलिटी को कम करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें हम बताएं कि ये जो होती है पिप्सी डिजीज़ में से आती है और इसी तरीके से कोल बॉयलप्स क्राइम्स इससे हम याद रखेंगे कि लाइव वैक्सीन कौन सी है, तो यहाँ पे कोविशील्ड लाइव वैक्सीन होती है। और यहाँ पे पता है इसका सेपरेट ड्रॉपलेट से भी होता है, एरोसॉल से भी होता है। ड्रॉपलेट जो होता है ये डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जबकि एरोसॉल जो होता है ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट जो होता है ये 30 से 60 सेंटीमीटर के रेंज में देखने को मिलता है और एरोसॉल जो होता है ये एयर में तैरते रहता है और ये एयर के थ्रू ये बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। और एयरबॉर्न डिसीज और कौन कौन सी है तो ये भी हम यहाँ पे बता दिए कि देखिए TB, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड और चिकन वायरस, ये सारी जो बनती है हमारी ये एयरबॉर्न डिसीज है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको कहाँ देखने को मिलेगा ये भी हम आपको बता दिए, और ये एक्सरे को और CT को कैसे हम पकड़ते हैं ये भी हम आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है।